नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज क्लास 9th का केदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित पाठ का सार भावार्थ हम देखेंगे। पद्यांश वाले पाठ हैं। तो इन्होंने लिखा केदी और कोकिला। तो केदी का मतलब माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं वो खुद स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण उनको जेल में बंद कर दिया गया है और उनकी जेल की खिड़की पर एक कोयल आकर के चिल्ला रही है। तो वो कोयल से अपनी बातचीत करते हुए कविता लिख रहे हैं और क्या कह रहे हैं देखते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कवि कह रहे हैं कि इस कविता में जेल में बंद स्वाधीनता सेनानी की व्यथा को दर्शाया गया है। पहले बात तो केदी कोयल से पूछता है कि वह क्या गाती है और बीच बीच में चुप कर रह जाती है। आगे आया है कि कोकिला बोलो तो, यानी कोयल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसी का है कोकिला बोलो तो, यानी कि केदी ये जानना चाहता है कि क्या कोयल किसी का संदेश लेकर आई है। आगे पढ़ते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। यानी कवि ने जेल के माहौल का बड़ा सटीक वर्णन किया है और जेल जो है वो डाकू चोरों और खतरनाक अपराधियों का बसेरा होता है। आगे पढ़ते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और जेल में जो है पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता और वहाँ ना जीने दिया जाता है और नहीं मरने, कि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, अर्थात कि जीवन की हर गतिविधि पर कड़ा पहरा लगा हुआ है। और शासन है या तम का प्रभाव गहरा, कि जीवन की हर गतिविधि पर कड़ा कड़ा पहरा लगा हुआ है और ऐसा लगता है कि जैसे शासन नहीं बल्कि अंधेरे का प्रभाव पड़ा हुआ है। कि अंग्रेजी शासन है वो किस प्रकार से है, जिस प्रकार से अंधेरा होता है उसी प्रकार से क्या ये अंग्रेजी शासन है। ठीक है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई क्यों आली। हिमकर यानी चंद्रमा। कवि आगे कह रहे हैं कि रात इतनी बीत चुकी है कि अब चांद भी निराश करके जा चुका है। ऐसे में कवि को आश्चर्य होता है कि कोयल जैसा निरीह प्राणी वहाँ क्या कर रहा है। यानी कोयल तो अब तो उसको घोंसले में आना चाहिए था, तो अब वो इस समय भी यहाँ जेल की खिड़की पर वो क्या कर रही है। ठीक है। आगे हम देखते हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिला बोलो तो क्या लूटा। आगे और मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिला बोलो तो इन 6 लाइनों को हम साथ में अर्थ करेंगे। इन पंक्तियों में कवि कोयल से पूछते हैं कि तुम्हारी चीख भरी दर्द क्यों है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली। यानी कि कोयल की जो आवाज़ है उसमें दर्द लग रहा है कवि को कि दुखी है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दिल में कोई गहरा दर्द या वेदना है। कोयल बताओ तुम्हें क्या दुख है। बोल रहे हैं ना कोकिल बोलो तो क्या लुटा, यानी कि तुम्हारा क्या लुट गया। कवि आगे कहते हैं कोयल तुमसे किसने क्या लूट लिया, तुम्हारा क्या लुट गया है। बहुत मीठे स्वर में गाने वाली कोयल, मृदुल वैभव की रखवाली, यानी कि तुम बहुत ही मीठे स्वर में गाती हो, तुम्हारे स्वर में आज इतना दर्द क्यों है। कोयल को जो है बेहद सुरीला गाने वाला चिड़िया हम मानते हैं, इसलिए कभी ऐसा कह रहे हैं। तो हमेशा मीठा गाती हो, परंतु आज जो है तुम्हारी आवाज़ में मुझे दर्द क्यों महसूस हो रहा है। आगे है। क्या हुई बाउली अर्धरात्रि को चीखी, यानी कि कवि को लगता है कि शायद कोयल ने आधी रात में जंगल की जो है वो, आगे हम पढ़ेंगे ना, क्यों हुई बावली कि तुम क्यों पागल हो जा रही हो। अर्धरात्रि को चीखे, अर्धरात्रि में क्यों चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। दावानल का मतलब होता है जंगल में जो आग लगती है उसको दावानल बोलते हैं। तो कभी कह रहे हैं कि शायद जो है कोयल ने आधी रात में जंगल की आग की भयावहता देख ली, यानी कि जंगल में लगने वाली आग को इसने देख लिया, इसलिए चीख रही है, चिल्ला रही है। आगे पढ़ते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, यानी कि कैदी के जीवन पर जेल के असर का चित्रण यहाँ हुआ है कि वहाँ पर जो है बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ ही कैदी का गहना बन जाती हैं। कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरे गले में बेड़ियाँ हथकड़ियाँ पड़ी हुई है। यह ब्रिटिश राज का गहना, यानी कि कैदियों के लिए वो क्या है, गहने के समान है। ठीक है। और आगे बोल रहे हैं। कोल्हू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कोल्हू का चरकचू यानी कि कोल्हू चलने से जो चरचू की आवाज़ आती है वही कैदी का जीवन गान बन जाता है। कोल्हू के डंडे पर कैदियों की अंगुलियों के निशान इस तरह पड़ गए हैं जैसे उस पर गाने उकेर दिए गए हैं। ठीक है। तो गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, यानी कि कोल्हू जानते हैं ना, बेल, पहले कोल्हू में बेल लगाते थे और उससे तेल निकलता था। अब लेकिन अंग्रेजी शासन ने क्या किया, बेलों की जगह क्रांतिकारियों को उसमें लगा दिया। ठीक है। तो बेलों से जो काम किया जाता था वो आदमी कर रहे हैं। खाली देखो अब आगे है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मतलब आगे कवि कह रहे हैं कि कवि को लगता है कि जुआ खींचकर, यानी कि इस प्रकार का एक यंत्र है, मान लो पेट पर बांध करके कुएं से पानी निकालने वाला, तो उसको खींच रहे हैं। तो जुआ खींच कर वह अंग्रेजों की अकड़ का कुआं साफ कर रहे हैं। कवि को क्या लगता है कि मैं पानी खाली नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अंग्रेजों की अकड़ को खाली कर रहा हूँ। ठीक है। अकड़ को कम कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब आगे कवि कह रहे हैं कि दिन में शायद करुणा को जगाने का समय नहीं मिल पाया होगा, किसको, कोयल को, इसलिए जो है वो रात में कैदियों का ढांढस बनाने आई है, यानी कि कैदियों की वीरता का, एहसास का जो है वो प्रशंसा करने आई है, उनको ढांढस बनाने आई है कि तुम जो काम कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों। कवि जो कोयल से पूछते हैं कि हे सखी, इस सन्नाटे वाली काली अंधेरी रात के अंधकार को भेद कर तुम क्यों रो रही हो।
आगे कोकिला बोलो तो, कि भाई कोयल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिला बोलो तो, कि जो है यानी तुम्हारा इस समय बोलना इस शांत अंधेरी रात के सन्नाटे को भेद रहा है। और कोयल कहीं तुम इन सोए हुए लोगों को जगाकर उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के बीज तो नहीं बोने आई हो। कोयल कुछ बोलो तो, यानी कि मधुर विद्रोह बीज, यानी कि जो ये क्रांतिकारी सोए हुए हैं, क्या तुम इनके हृदय में या इनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के बीज बोने आई हो। नेक्स्ट लाइन है, काली तू रजनी भी काली, है ना, काली तू यानी कि तू भी काली है और रजनी यानी कि रात भी काली। कवि कोयल के कालेपन की तुलना जेल की अन्य चीज़ों से करते हुए कहते हैं कि कोयल जिस तरह तुम काली हो उसी तरह ये रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, और अंग्रेजी शासन के कामकाज, उनकी सोच कल्पना, वो सब भी क्या है, काली हैं। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, कि मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ वो भी काली है, ठीक है। और टोपी काली कमली काली, कि यहाँ पर जो टोपी और कंबल मुझे पहनने को मिला है वह भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, ठीक है, और मेरे हाथ में जो लोहे की जंजीरें पड़ी हुई है वो भी काले रंग की है। पहरे की हूँ कृति की ब्याली तिस पर है गाली ए आली, अर्थात कवि आगे कोयल से कहते हैं कि है सखी संधेरी काली रात में काला सांप की जो फुहार जैसी जेल के पहरेदार की जो हुंकार आवाज़ है, माने कि जेल के जो बाहर में पहरेदार खड़े हुए हैं उनकी याद रख रहे हैं, उनकी आवाज़ कवि को किस प्रकार से व्यतीत हो रही है, किस प्रकार से प्रतीत हो रही है, सांप की फुहार जैसी, जैसे सांप पुकारता है ना वैसी कवि को उनकी आवाज़ लग रही है, ठीक है, कि उन्हें याद, और पहरेदार की आवाज़ सुनकर उन्हें याद आता है कि वो कैद में है। काले रंग को यहाँ पर अपमान, निराशा और दुख का प्रतीक माना गया है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है। नेक्स्ट, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कवि कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहते हैं कि है सखी तुम मदहोशी में इस काले संकट रूपी सागर में, कि जहाँ पर हर चीज़ काली है, मरने क्यों आई हो। कवि के कह रहे हैं मरने क्यों आई हो, मरने की मदमत। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों क्यों कर हो तेराती, कोकिल बोलो तो, कि कोयल तुम तो बहुत सुरीला गाती हो, लेकिन तुम अपने उन चमकीले सुरीले गीतों को इस संकट रूपी सागर में क्यों तेरा रही हो, यानी कि तुम यहाँ क्यों गा रही हो, यानी तुम यहाँ अपने सुरीले गीत क्यों गा रही हो। अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं, मुझे तुझे मिली हरियाली डाली। अब देखो कवि तुलना कर रहे हैं स्वयं की और कोयल की, कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली। यहाँ पर एक गुलाम और एक आज़ाद जिंदगी का अंतर दिखाया गया है। गुलाम कौन है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी, और आज़ाद कौन है, कोयल। बताया गया है कि इनमें जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर एक चिड़िया खुले नभ में, खुले आकाश में कहीं भी घूम सकती है, पूरा आकाश ही उसका घर है, लेकिन मुझे केवल क्या मिली हुई है, 10x10 की काल कोठरी मिली हुई है, छोटी सी काल कोठरी में मैं बंद हूँ। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, यानी मुझे 10 फुट की काल कोठरी नसीब है मेरे को, ठीक है। और इसके बाद में तेरे गीत कहाँ वे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, यानी कि जो है कवि कह रहे हैं कि कोयल के गाने की प्रशंसा सभी करते हैं, वहीं एक कैदी के लिए रोना भी गुनाह है, रोना भी मना है। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी, और इस विषमता को देखकर कवि का मन अंदर तक हिल जाता है। नेक्स्ट लाइन है, इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। और अंतिम पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि कवि कोयल से कहते हैं कि है सखी तुम्हारी इस पुकार पर, इस हूँ कृति पर, यानी कि तुम्हारी इस पुकार पर मैं क्या लिखूं कि लोगों के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जोश और देशभक्ति की भावना पैदा हो जाए, और इस आंदोलन में जो है वो बढ़ चढ़कर भाग लें। अब आगे इसमें मोहन के व्रत पर, तो मोहन का मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी की बात की जा रही है। गांधी जी ने व्रत लिया था देश को आज़ाद कराने का, तो कवि कहते हैं कि मोहन ने जो भारत माता को स्वतंत्र कराने का व्रत लिया है, उसके लिए मैं अपनी कविताओं से किसके प्राणों में अमृत भर दूं, यानी मैं अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के अंदर ऐसा जोश भर दूं कि वो इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार हो जाएं। जैसे अमृत पीकर लोग अमर हो जाते हैं, उसी प्रकार शहीद होकर भी लोग अमर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा पाठ था। एक कैदी जो कि माखनलाल चतुर्वेदी स्वयं है, स्वतंत्रता गतिविधियों में भाग लेने के कारण उनको अंग्रेजों ने जेल में डाल रखा है, और कोयल जिस प्रकार से उनकी काल कोठरी के खिड़की के वहाँ आती है, तो उससे बातचीत करने के माध्यम से वो इस कविता का निर्माण करते हैं। तो पाठ का सार अब संबंधित हम प्रश्नोत्तर इसके देखेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है, अथवा उसकी कोई व्यवस्था हो, इसलिए कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया था, अन्यथा वह असमय इस प्रकार न कूकती। यानी कि असमय का मतलब रात के समय कोयल चिल्ला रही थी, ठीक है। कवि ने कोकिल के बोलने की किन कारणों की संभावना बताई, भाई कोयल जो है वो क्यों चिल्ला रही है, तो क्या क्या संभावना थी कवि के मन में। तो कोकिला शायद किसी का संदेश पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वो चिल्ला रही थी। दूसरा, उसने दावानल की लपटें अर्थात दंगल में लगने वाली आग को देख लिया था, इसलिए शायद वो चिल्ला रही हो। समस्या गंभीर है, इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाई हो, फिर सुबह आने की बजाय वो रात को ही आ गई थी, है ना। तो शायद हो सकता है समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का गान सुनाकर क्रांतिकारियों के मन में जो है वो देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने आई हो। तो ये सभी कारण हैं जिनसे कवि को लगता है कि शायद कोयल इन कारणों से आई होगी। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई। तम का मतलब अंधकार, तो अंग्रेजों का जो शासन है उसकी तुलना तम के प्रभाव से की गई है। और क्यों की गई है, तो अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की है क्योंकि अंग्रेजी शासन प्रणाली जो है अन्यायपूर्ण है,
ब्रिटिश सरकार का स्वरूप भी अंधकार की भांति कालिमा से युक्त है। वे हमारे देशवासियों पर अनेक प्रकार के जुल्म ढा रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को चारों ओर अंधकार ही दिखाई दे रहा था। प्रश्न नंबर 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन करिए। तो जेलों में कौन कौन सी यातनाएं जो हैं, परेशानियों का सामना कैदियों को करना पड़ता था, क्रांतिकारियों को। तो पहला पॉइंट, कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था, क्योंकि हमने बस पढ़ा था कोलू के बेल, यानी कोलू में जब बेल की जगह किसको जोत दिया जाता था, क्रांतिकारियों को। अंधेरी कोठरियों में कैदियों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। कोठरियाँ भी जो काफ़ी छोटी अर्थात केवल 10 फुट की ही होती थी। पेट भर खाना खाने को, पीने के लिए जल भी नहीं दिया जाता। क्रांतिकारियों को चोर लुटेरे और डाकुओं के साथ रखा जाता था और जेल में अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो पाठ क्वेश्चन थे हमने देख लिए और पाठ का सार हमने देखा। तो पाठ का सार आप अच्छे से याद करिए। पाठ का सार अगर आपको याद होगा तो निश्चित रूप से कोई सा भी प्रश्न आएगा आप उसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।